हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्या स्टडी को। आज हम लोग भारत की नागरिकता पढ़ेंगे, जो कि हमारे संविधान में भाग 2 का विषय है। भाग 2 में भारत की नागरिकता है और ये भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक के बीच में है। मतलब भाग 2 में कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 5 से 11 तक है। टोटल कितना हुआ? 6 ना। तो टोटल 6 अनुच्छेद है हमारे भारत की नागरिकता में। तो भाग 2 टोटल वैसे भाग कितना है तो मैंने कल बताया था, भाग टोटल 22 है ना, 22 है। अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 395 है। और अनुसूची कितना है? अनुसूची हमारे पास है 12। 22 भाग 395 अनुच्छेद और अनुसूची 12 है। तो उसमें से दूसरा नंबर भाग जो है नागरिकता के लिए है और इसमें टोटल 6 अनुच्छेद है 5 से 11 तक। इन सभी अनुच्छेद को हम लोग ठीक से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि ये है क्या। सभी अनुच्छेदों को ही पढ़ेंगे और कुछ नागरिक अधिनियम भी आए। भारत के नागरिकता अधिनियम, एक है 1955 वाला अधिनियम हमको समझना है और दूसरा एक 1986 का भारतीय नागरिक अधिनियम 1986 पढ़ेंगे। तो मात्र ये 3 चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला, अनुच्छेद 5 से 11 तक का अनुच्छेद हम पढ़ेंगे। दूसरा, नागरिकता अधिनियम 1955 पढ़ेंगे और नागरिकता अधिनियम 1986 पढ़ेंगे। ठीक है, इन सभी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 5। उससे पहले ये याद करना इंपॉर्टेंट है कि भारत की नागरिकता किसमें है? भाग 2 में। सबसे पहले ये याद करें कि भारत की नागरिकता किसमें है? भाग 2 में है। और कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक। इससे पहले अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या होगा? तो भारत के जो संघ है और संघ शासित क्षेत्र हैं, ये अनुच्छेद 1 से 4 तक के बीच में है। कौन कौन से संघ है हमारे भारत में, कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, संघ शासित क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये सभी 1 से 4 तक के बीच में आएंगे। ये भाग 1 है। भाग 2 में ये पढ़ेंगे हम लोग नागरिकता और भाग 3 में मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। अनुच्छेद 5 से 11 अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 5 को समझते हैं। संविधान के प्रारंभ से जो नागरिक है, संविधान का जब प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था संविधान का प्रारंभ? तो 26 जनवरी 1950 है ना। 26 जनवरी 1950 जब संविधान का प्रारंभ हुआ था, उस समय से जो नागरिकता मिली है, जिनको नागरिकता मिली है, वो अनुच्छेद 5 में इसके बारे में बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ से नागरिकता अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 में क्या है? तो जब हमारा संविधान बना था या हमें आजादी मिली थी, तब भारत और पाकिस्तान बंटवारा हो गया था ना, भारत और पाकिस्तान बन गया था। उसमें पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान भी था और पश्चिमी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और पश्चिमी पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश बन गया। पश्चिमी पाकिस्तान बांग्लादेश है। तो ये पूरा पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूरा का पूरा भारत, पहले एक भारत हुआ करता था। तो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले के लिए नागरिकता, मतलब उस समय ये छूट दी गई थी कि जो नागरिक भारत में निवास करना चाहते हैं वो पाकिस्तान से भारत आ जाए और जो नागरिक पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वो भारत से पाकिस्तान में चले जाएं। तो अनुच्छेद 6 में उन नागरिकों के लिए है जो कि पाकिस्तान से भारत आए, उनकी नागरिकता हम कैसे देंगे? ठीक है, उनके लिए क्या है? अनुच्छेद 6 याद रखना, पाकिस्तान से भारत जो नागरिक आए, जो व्यक्ति आए, उनकी नागरिकता कैसे दी जाएगी। अनुच्छेद 7 में क्या है? तो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले नागरिक, ऐसे नागरिक जो भारत में नहीं रहना चाहते थे, कहां जाना चाहते थे? पाकिस्तान में। वैसे नागरिक जो भारत की नागरिकता छोड़कर पाकिस्तान में जाना चाहते थे, उनके लिए जो नागरिकता थी वो अनुच्छेद 7 में है। अनुच्छेद 8 में क्या है? भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर में रह रहा हो, उसके लिए नागरिकता, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके दादा परदादा जो है वो भारत के निवासी थे और वो व्यक्ति जो अभी है वो अभी कहीं दूसरे देश में रह रहा हो, वहां की नागरिकता प्राप्त की हो और वो भारत में आके रहना चाहता हो, उसके लिए जो नागरिकता का व्यवस्था होगा, जो नियम कानून होंगे, वो अनुच्छेद 8 में लिखे गए। अनुच्छेद 9 में क्या है? विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत का नागरिकता न होना। पहले ये जो 4 है ये एक जैसे हैं, एक तरह से याद करेंगे, और ये जो 3 है इनको अलग से याद करेंगे। अनुच्छेद 9, 10 और 11। 9 में क्या है? विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता नहीं होती है। अगर यहाँ पे इसका ये भी मतलब होता है कि दोहरी नागरिकता
दोहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है? मतलब भारत के भी नागरिक हो और किसी और देश के भी नागरिक हो, तो ये दोहरी नागरिकता होगी ना। जैसे कोई इंसान अगर इंडिया का भी है, मतलब उसके पास सिटीजनशिप है, और अमेरिका का भी सिटीजनशिप है, तो ऐसे नागरिक वैलिड नहीं होते। या तो इंडिया के रहो, नहीं तो अमेरिका के रहो। अगर दोनों जगह के हो जाओगे तो दिक्कत है ना। तो वैसे ही विदेशी राज्य की नागरिकता अगर किसी ने ले ली, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। जो यहाँ के नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनके जो अधिकार हैं वो कंटिन्यूअस रहेंगे ना, उनके अधिकार खत्म नहीं किए जाएंगे। ये अनुच्छेद 10 में लिखा गया। अनुच्छेद 11 में क्या है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए कानून बना सकता है। संसद, याद रखना, नागरिकता को नियंत्रित करने का कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। ऐसा कोई नहीं कि कोई हमारा न्यायालय या फिर ये सब हमारा नागरिकता के बारे में कोई कानून बनाए, ऐसा नहीं है। कानून बनाने का अधिकार संसद को है नागरिकता के लिए। तो अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो ये याद करते हैं। सबसे पहले याद करते हैं ना, इसके लिए कुछ ट्रिक देखते हैं। पहला ट्रिक देखते हैं, 5, 6, 7, 8 को एक साथ याद करेंगे, 9, 10, 11 को एक साथ याद करेंगे। 5, 6, 7, 8 क्या है? 8 क्या है? ये नागरिकता के बारे में कौन कौन नागरिक हैं। तो संविधान के प्रारंभ से जो नागरिक हैं वो अनुच्छेद 5 में। ठीक है, जैसे भी हो, संविधान के प्रारंभ से जो नागरिक होंगे, समझेंगे हम, आएंगे जब हम 1955 वाले अधिनियम में सुनेंगे। तो ये स्टार्टिंग में मूल नागरिक है जो हम लोग हैं। ठीक है, एक है पाकिस्तान से भारत में जो आए निवासी, वो नागरिक होंगे। 6 में, 7 में क्या है? जो पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता खत्म। ये तो ऐसे याद हो गया ना। 7 में क्या है? 8 में क्या है? भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर में रह रहा हो उसके लिए नागरिकता। ऐसा भारतीय मूल का पहले भारत में रहता था, लेकिन अभी क्या है? विदेश में है ना। उसके दादा परदादा यहाँ के निवासी हैं, लेकिन वो वहां पे रहने के कारण उसकी नागरिकता वहां की हो गई है। तो वो अगर भारत में रहना चाहता है तो उसके लिए नागरिकता का कोई प्रावधान है, वो 8 में हो गया। तो ये विदेश में रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं। 7 पाकिस्तान में जा चुके हैं, 6 पाकिस्तान से जो आ चुके हैं, और 5 यहाँ पे स्टार्टिंग से ही जो रह रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से जो रह रहे हैं। 9, 10 और 11 में क्या है? तो 9, 10, 11 में क्या है हमारा? विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता नष्ट हो जाती है। ये तो पहला है, नष्ट होने वाला। 9 में खत्म होने वाला ना। विदेशी नागरिकता अगर ले लोगे तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। 10 में क्या है? नागरिकता के लिए अधिकार की निरंतरता होगी। कोई भी नागरिक है उसके अधिकार की निरंतरता होगी। तो 9 से नष्ट याद रखना, 9 से नष्ट याद रखना कि विदेशी राज्य की नागरिकता लोगे तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी भाई, नष्ट हो जाएगी। 9 से नागरिक। 10, जो भी अधिकार है उनकी निरंतरता, जो भी अधिकार है उनकी निरंतरता। 11 में क्या है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार। भाई संसद हमारा कैसा होता है? लोकसभा और राज्यसभा ना। लोकसभा राज्यसभा 11 से याद रखेंगे, दोनों डंडी से याद रखेंगे, लोकसभा राज्यसभा। तो संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए कोई भी कानून बना सकते हैं, संसद द्वारा ही बनाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से याद कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब याद हो गए होंगे, अनुच्छेद सभी, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अब नागरिकता अधिनियम 1955 देखते हैं। उससे पहले लूसेंट का कुछ पॉइंट है, उसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब ये एकल नागरिकता क्या होती है, समझे इसको। एकल नागरिकता क्या होती है, समझते हैं इसको। देखो, एकल नागरिकता, जैसे अगर अमेरिका में देखोगे, अमेरिका में क्या है? किसी भी राज्य का अलग नागरिकता है और पूरे देश के लिए अलग नागरिकता है। जैसे मैं अगर कहूं कि पंजाब राज्य का कोई आदमी है या फिर बिहार राज्य का कोई आदमी है, तो बिहार के लिए अलग नागरिकता होगी, उसके पास में अलग आईडी कार्ड होगा। और पंजाब के लिए क्या होगा? उसका जो पंजाब वाला होगा उसका अलग आईडी कार्ड है। और पूरा इंडिया के लिए एक अलग आईडी कार्ड है। मतलब अगर तुम बिहार में हो तो बिहार के लिए अलग आईडी कार्ड दिखाओ, अगर बिहार से बाहर जाते हो तो अलग आईडी कार्ड लेके जाओगे, इंडिया वाला आईडी कार्ड लेके जाओगे। तो उसको कहेंगे क्या? दोहरी नागरिकता। और एकल नागरिकता का मतलब पूरे भारत में किसी भी राज्य में रहो एक ही नागरिकता होगी, एक ही आईडी कार्ड होगा। ठीक है, पूरे भारत के लिए केवल एक नागरिकता है, राज्यों की अपनी अलग नागरिकता नहीं है। बात समझ में आ गई? एकल नागरिकता क्या होगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से
किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय अधिनियम 1955 ये आया था। इस अधिनियम के अनुसार टोटल 5 हमारे पास तरीके हैं जिसके अनुसार से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास कितने तरीके हैं? 5। इन 5 में से किसी एक तरीके से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकता मतलब उस देश में रहने के लिए परमिशन, उस देश में रहने के लिए परमिशन होती है। पहले ये बात समझ लो, किसी भी देश में 2 तरह के इंसान रहेंगे ना, एक वहां के नागरिक और दूसरे विदेशी। विदेशी होंगे ना, तो जो यहाँ के नागरिक हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो विदेशी हैं उनके लिए दिक्कत है ना, जो बाहर में रह रहे हैं उनके लिए दिक्कत है। तो इसी के वो लोग किस तरह से यहाँ पे नागरिकता प्राप्त करेंगे उनके बारे में जिक्र है। यहाँ भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे उनके लिए जिक्र है। सबसे पहला देखो जन्म से, जो यहाँ पे जन्म से है, इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ है, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। कब? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 क्यों? क्योंकि यही दिन है जिस दिन हमारा संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। इसका मतलब ये जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मे हैं वो क्या है? भारत के नागरिक हैं। और उससे पहले भी जो भारत में जन्मे हैं, प्रत्येक व्यक्ति जिनका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ है, उनको क्या कहेंगे? भारत का नागरिक कहेंगे। या इस डेट को या इसके बाद से जितने भी जन्म ले लिए हैं उन सबको क्या कहेंगे हम? भारत का नागरिक। इनसे पहले का नहीं, 26 जनवरी को या 26 जनवरी के बाद के जितने भी जन्म लेने वाले इंसान होंगे उनको क्या कहेंगे? भारत का नागरिक कहेंगे। ये पहला पॉइंट हमारा बता रहा है, ठीक है। अपवाद में है 2 चीज, राजनयिक के बच्चे और विदेशियों के बच्चे। अब ये अपवाद क्या है? इन दोनों को इंपॉर्टेंट टिक लगाओ। ये अपवाद क्या है? तो वो सभी जो विदेशी राजनयिक के भारत में उत्पन्न बच्चे हैं। विदेशी मतलब 26 जनवरी 1950 को पूरे के पूरे अंग्रेज तो भारत से गए नहीं थे, पूरे अंग्रेज भारत से गए नहीं ना, मतलब कोई ना कोई विदेश का इंसान यहाँ पे है, मतलब अंग्रेज है। इनके जो बच्चे जो 1950 में जन्म लिए, 1950 में 26 जनवरी 1950 या उसके बाद में जन्म लिए हैं, वो अपवाद है, उनको भारत का नागरिक नहीं कहेंगे। उनके माता पिता अगर इंग्लैंड के हैं तो वो उनका जन्म यहाँ पे हुआ है तो थोड़ा ना वो भारत के नागरिक हो जाएंगे, ये अपवाद है। हमने कहा 26 जनवरी 1950 या उसके बाद के जितने भी बच्चे यहाँ पे जन्म लिए वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। लेकिन पहला अपवाद ये है कि जो भी विदेशी नागरिक जो भारत में रह रहे हैं उस समय, जैसे अंग्रेज हुए, जो भी अंग्रेज थे उनके बच्चे होंगे 1950 के बाद जन्म लिए होंगे तो वो भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे, ये अपवाद है। दूसरा क्या है? दूसरा अपवाद है हमारा कि ये राजनयिकों के बच्चे, ये क्या हुए? शत्रुओं के अधीन भारत के किसी भी भाग में उत्पन्न बच्चे, ये राजनयिकों के बच्चे हुए। राजनयिकों के बच्चे तो मैंने समझा था कि जो भी विदेशी नागरिक है वो राजनयिक। यहाँ पे विदेशियों के बच्चे में आएंगे ये वर्ड। विदेशियों के बच्चे में क्या आएंगे कि जैसे कि हमारा भारत है और भारत में इधर पाकिस्तान है, इधर पाकिस्तान है, ठीक है। तो 1950 के बाद वैसे तो हो चुका था ना, हमारा बंटवारा हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे किसी भी पाकिस्तान हमारे लिए तो वो शत्रु था उस समय, तो शत्रुओं के अधीन भारत के किसी भी भाग में उत्पन्न बच्चे, भारत का ही वो मान लो कोई भाग है जो कि अभी भी डिस्प्यूटेड एरिया मान सकते हैं, अगर उसमें किसी बच्चे का जन्म हुआ है, वो शत्रुओं के अधीन का जमीन है, अगर उसमें 1950 के बाद किसी भी बच्चे का जन्म हुआ है वो भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। तो ये 2 अपवाद है, इन दोनों अपवाद को याद रखना। जन्म से नागरिकता का मतलब ये है कि 26 जनवरी 1950 के बाद जिनका भी जन्म हुआ है वो भारत के नागरिक लाएंगे। जैसे हम लोग 26 जनवरी 1950 के बाद ही जो जन्म लिया ना, तो हमारी नागरिकता इसके अनुसार है, जन्म से हम लोग, ठीक है, 26 जनवरी 1950 के बाद वाले हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। क्या है? वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। ये क्या है? भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाले व्यक्ति का भारतीय नागरिकता माना जाएगा। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म से के पहले उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। देखो, अगर भारत का नागरिक कोई बच्चा 26 जनवरी 1950 का बाहर में जन्म ले चुका है, मतलब भारत में ही है,
कहीं और जाके जन्म लिया, जैसे कि मान लो अमेरिका में, ब्रिटेन में जन्म लिया, लेकिन उसके माता पिता कहाँ के हैं? भारत के हैं। उसके माता पिता भारत के हैं। तो वो जो जन्म लिया हुआ बच्चा जो ब्रिटेन में है, अमेरिका में है, जन्म भारत में नहीं उसका, कहीं और है, तो वो भी भारत का नागरिक कहलाएगा। किसके अनुसार से? वंश परंपरा के अनुसार से, क्योंकि उसका वंश है ना, उसके माता पिता कहाँ है? भारत में ही है, लेकिन उसका जन्म कहाँ हुआ है? अमेरिका या ब्रिटेन में। 26 जनवरी 1950 के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भारत का नागरिक ही कहलाएगा। शर्त यह है कि उसके माता पिता क्या होने चाहिए? भारत के नागरिक होने चाहिए। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया। टिक लगाओ 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। इसको सिंपल भाषा में एक बार समझते हैं क्या? इसको एक सिंपल भाषा में समझते हैं, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता को ठीक से एक बार समझते हैं। जैसे कि मान लो, एक एग्जांपल समझो कि अगर कोई रईस आदमी है, मान के चलते हैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, तो वो अपने डॉक्टर को दिखाने के लिए भारत में डॉक्टर से थोड़ा दिखाता हो। मान लेते हैं उसके पास इतना पैसा है कि वो अमेरिका के डॉक्टर के पास में जाता होगा दिखाने के लिए, या फिर ब्रिटेन में जाता होगा दिखाने के लिए। मान लो उसकी अगर वाइफ प्रेग्नेंट है, वो जाती है ब्रिटेन में दिखाने के लिए, और उनका मतलब कि जो बच्चा होता है वहां पे पैदा होता है, तो क्या वो बच्चा भारत का नागरिक होगा? नहीं होगा, होगा। उसका जन्म हुआ है कहाँ? विदेश में, लेकिन उसके माता पिता तो भारत के ही नागरिक है ना। जन्म उसका विदेश में हुआ है, लेकिन उसके माता पिता भारत। 26 जनवरी 1950 की बात करें, मतलब कि अभी की बात हो तो भी, ठीक है। ये पहले कंडीशन क्या था? सिर्फ पिता का नागरिकता देखा जाता था, माता की नागरिकता, मतलब पिता की नागरिकता। अगर पिता भारत का है, तभी हम बच्चे को भारत का मानेंगे। अगर मान लो पिता दूसरे देश का है, मान लो पिता नेपाल का है और माता जो है उसकी भारत की है, लेकिन बच्चा विदेश में पैदा हुआ है, तो पहले ऐसा प्रावधान नहीं था कि बच्चे को क्या कहें, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। नहीं, जब नागरिकता संशोधन अधिनियम 1952 आया, 1992 नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 जब आया, तो उसमें क्या किया? माता के नागरिकता के आधार पर भी बच्चे का नागरिकता दिया जाने लगा। ठीक से समझो इसको, ये माता है, ये पिता है, ठीक है। मान लो पिता भारत का नहीं है, कहाँ का है? नेपाल का है। माता कहाँ की है? भारत की है। और बच्चे का जन्म कहाँ हुआ? कहीं विदेश में हुआ है। बच्चे का जन्म कहीं विदेश में हुआ है, तो वो बच्चा, मतलब ये लोग गए कुछ टेम्परेरी समय के लिए, वो कहाँ गया? विदेश में गया, विदेश में गया। तो ये बच्चा कहाँ का होगा? भारत का नागरिक होगा? नहीं, 1992 से पहले वो भारत का नागरिक नहीं था। समझो इसको, माता भारत की नागरिक है और पिता भी अगर भारत के नागरिक हों, तो विदेश में जन्मा हुआ बच्चा क्या होगा? भारत का ही नागरिक होगा, ठीक है। लेकिन अगर माता भारत की नागरिक हो और पिता भारत के नागरिक नहीं हो, तो उस कंडीशन में बेटा क्या होगा? भारत की नागरिकता उसको नहीं मिलेगी। जो उसका संतान होगा वो भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन ये कब तक था? 1992 से पहले तक था। लेकिन अब क्या है? अगर दोनों में से कोई एक भी अगर भारत का नागरिक है ना, तो उसको क्या मिलेगी? उसके बच्चे को क्या मिलेगी? भारत की नागरिकता आराम से मिल जाएगी। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट कहता है। तीसरा है देशीयकरण। देशीकरण क्या कहलाता है? तीसरा ही है देशीकरण द्वारा नागरिकता। भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ये तीसरा मेथड है। ये दोनों मेथड समझ में आ चुका है। तीसरा मेथड समझते हैं देशीकरण क्या होता है। कोई भी विदेशी नागरिक किसी भी देश का हो, अगर वो चाहता है भारत की नागरिकता लेना, कोई भी विदेशी नागरिक अगर चाहता है भारत की नागरिकता लेना, तो भारत की सरकार के पास में एप्लीकेशन लिख के भारत की नागरिकता ले सकता है। उसको कहते हैं देशीयकरण। क्या कहेंगे? देशीयकरण कहेंगे। बशर्ते जो भी नागरिक अप्लाई कर रहा है वो शत्रु देश का ना हो, प्लस में जिस देश का वो पहले रह चुका है उस देश में भी भारत को नागरिकता दी जा रही हो। भारतीय व्यक्ति को, मतलब कि यहां से अगर कोई अप्लाई करना चाहता है उस देश में रहने के लिए, तो वहां पर भी देशीयकरण का व्यवस्था हो। ऐसा नहीं कि वो डिनाई कर रहा, हम उसके जनता को देते जा रहे हैं अपने यहाँ पे नागरिकता, ऐसा नहीं। ठीक है, बात समझ रहे हो देशीयकरण का? देशीयकरण का मतलब हुआ कि भारत सरकार किसी भी विदेशी नागरिक को अपने भारत की नागरिकता दे सकती है देशीयकरण व्यवस्था के द्वारा। ठीक है, अगला क्या है? पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन।
ये भी विदेशी नागरिक को हम रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं, लेकिन उसके टर्म एंड कंडीशन क्या है, कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इससे थोड़ा सा हटके है। क्या है ये? देखो, निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला, वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हो। ऐसे व्यक्ति जो 6 माह पहले से भारत में रह रहे हो, मतलब यहाँ पे आए और 6 महीने तक लगातार रह रहे, तो वो सभी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए, नागरिकता, भारत की नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो 1986 वाला भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 है ना, उसमें देखो यहाँ पे जो व्यक्ति, दूसरा नंबर पॉइंट देखो, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले ये अवधि 6 वर्ष थी, सॉरी 6 महीने थी, कितनी थी? 6 माह थी। यहाँ पे लिख रहा है ना पहला पॉइंट, वे व्यक्ति जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, भारत की नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं ना, वो 6 माह है। किसके अनुसार से है? ये भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार से है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार से है। लेकिन भारतीय नागरिकता अधिनियम 1986 के अनुसार, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1986 के अनुसार कब ये हुआ है? भारतीय 1986 के अनुसार क्या कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर अब रजिस्ट्रेशन करेगा, ठीक है, उसके लिए कम से कम 6 महीने नहीं, कम से कम 5 साल, कम से कम 5 साल तक यहाँ पे रह रहा हो, तभी वो क्या कर सकता है? रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। भारत के नागरिक बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करना है ना, तो कम से कम 5 साल तक यहाँ पे निवास कर रहा हो। पहले ये नियम था 6 माह के लिए, मात्र 6 माह तक रह रहा, अप्लाई कर सकता है, तो कोई भी कर दे रहा था, ठीक है। दूसरा देखो, चौथे नंबर है पंजीकरण द्वारा नागरिकता में दूसरा नंबर देखो, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हैं। वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो, किसी और देश में, लेकिन अविभाज्य भारत मतलब क्या? पाकिस्तान, दोनों पाकिस्तान को मिला के ना, पाकिस्तान और भारत छोड़ के, पाकिस्तान और भारत छोड़ के किसी और देश में कोई व्यक्ति रह रहा है, वो भी क्या कर सकता है? रजिस्ट्रेशन के लिए, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, पंजीकरण होता है, उसके लिए अप्लाई कर सकता है। वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी, वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो पंजीकरण होगा ना, उसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। ऐसी स्त्रियां जो भारत के किसी पुरुष से शादी करना चाहती हो, ठीक है, भारत के किसी पुरुष से शादी करना चाहती हो या शादी कर चुकी हैं, वो भारत की नागरिकता के लिए क्या कर सकती हैं? रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। चौथा नंबर देखो, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, होता है ना कि कोई भारतीय नागरिक है, ठीक है, तुम भी होगे, तो तुमने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया होगा ना, तुम्हारा डेट ऑफ जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है बना होगा ना, कि हाँ भारत सरकार के द्वारा वो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, फिर तुम्हारा आधार कार्ड बनता है। तो ये जो सभी चीजें हैं, वो क्या है? ये बताता है कि तुम भारत के नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। तो कोई भी भारतीय नागरिकों के नाबालिग जो बच्चे हैं, वो अपने आप को इंडियन सिटीजनशिप कहेंगे ना, उसके लिए क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ये लिखवाएंगे कि हम भारत के नागरिक हैं, मेरे माता पिता ये थे, हमारा आधार कार्ड ऐसा है, हमारे पास डेट ऑफ ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है ये है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट, ठीक है। राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब क्या? पहले ये समझते हैं राष्ट्रमंडलीय देश कौन से हैं। राष्ट्रमंडलीय देश कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रमंडलीय देश उनको कहा जाता है जिन देशों पर ब्रिटेन का अधिकार था। ब्रिटेन का अधिकार जिन जिन देशों पर था वो क्या है? राष्ट्रमंडल देश कहलाते हैं। जैसे पाकिस्तान राष्ट्रमंडल देश है, भारत राष्ट्रमंडल देश है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया पर भी राज किया होगा ना अंग्रेज ने, तो वो भी, तो मतलब इसका मतलब जिन जिन देशों पर ब्रिटेन ने अपना हुकूमत चलाया, जैसे दक्षिण अफ्रीका वगैरह हुआ, ये सभी क्या है? राष्ट्रमंडल देश कहलाएंगे। और इन देशों के जो नागरिक होंगे, इन देशों के राष्ट्रमंडल देशों के जो नागरिक होंगे, वो अगर भारत में रह रहे हो या भारत के किसी संस्थान में वो काम करते हो, नौकरी करते हो, भारत सरकार की किसी सरकारी संस्थान में वो क्या करते हैं? नौकरी करते हैं, तो यहाँ पे अपने आप को भारतीय नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर है भूमि विस्तार। क्या है? भूमि विस्तार। ये क्या होता है भूमि विस्तार? तो
यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। कोई दिक्कत? क्या कह रहा है? अगर भारत किसी भी भूभाग पर कब्जा करता है, मान लो किसी समय में भारत पूरा का पूरा तिब्बत पे कब्जा कर ले, तिब्बत जो चाइना के कंट्रोल है, मान लो कुछ तिब्बत पे कब्जा कर ले, तो पूरा तिब्बत का जितने भी जो लोग होंगे वो किसके हो जाएंगे? भारत के हो जाएंगे। जैसे गोवा पहले भारत का था नहीं, गोवा पहले भारत का था क्या? नहीं था, गोवा बाद में भारत में है ना। तो गोवा पे जब भारत ने कब्जा किया तो पूरे गोवा के जो लोग होंगे वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे। अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश ने कुछ पार्ट भारत का ले लिया और कुछ पार्ट भारत को दिया है ना, फिर बदल हुआ जिनका। तो जितना ही पार्ट भारत ने लिया उसके जो निवासी होंगे, जो वहां पे रह रहे होंगे, वो खुद ब खुद भारत के नागरिक कहलाने लगेंगे और बांग्लादेश की नागरिकता उनकी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो भारत जिस भूभाग पर कब्जा करेगा या भूमि का विस्तार करेगा, वहां पे रहने वाले जो निवासी होंगे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो ये 5वां पॉइंट था। इन 5 तरीकों से कोई भी इंसान भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, भारत की नागरिकता क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। और यही नागरिकता अधिनियम 1955 में लिखा गया। आगे बढ़ो। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इस भारतीय नागरिकता जो अधिनियम है इसको संशोधित किया गया, बहुत बार संशोधित किया गया, लगभग 8 बार में, मैं अगर गलत नहीं हूं तो, ठीक है, लगभग 8 बार इस अधिनियम को संशोधित किया गया। और एक संशोधन किया गया 1986 में भी। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय संशोधन अधिनियम 1955 में निम्नलिखित संशोधन किया गया। पहला संशोधन क्या था? देखो 1955 में ही किया गया ना, 1900 भारतीय नागरिकता अधिनियम जो 1955 है, इसी में क्या किया गया? संशोधन किया गया है। पहला संशोधन है, अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से भारत का नागरिक हो, माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। पहला संशोधन तो यही है, ये नोट में भी हम लोग पढ़े, ऊपर में भी कुछ कंडीशन अलग था लेकिन यही सेम कुछ इससे मिलता है। क्या है कि भारत में जन्मा हुआ वही बच्चा भारत का नागरिक कहलाएगा जिसका या तो उसकी माता भारत की नागरिक हो या पिता भारत का नागरिक हो। इन दोनों में से कोई अगर एक भी अगर भारत का नागरिक होगा तो वो बच्चा भी क्या हो जाएगा? भारत का नागरिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से, ये तो मैंने बता दिया ना, पंजीकरण के माध्यम से भारत का नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वो कम से कम भारत में कितना साल रहना पड़ेगा? अब 5 साल। पहले कितना होता था? मात्र 6 महीने रहते थे और भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेते थे रजिस्ट्रेशन के। अब ये यहाँ पे देखो एक देशीकरण है, यहाँ पे देशीकरण बताया था मैंने, विदेशी नागरिक को नागरिकता प्राप्त करना। देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी में जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। बात समझो, ये क्या बोल रहा है? देशीकरण। देशीकरण में पहले की अवधि कितनी साल की थी? 5 वर्ष, कम से कम 5 वर्ष भारत में रहना होगा तभी उसको क्या मिलती थी? नागरिकता मिलती थी। लेकिन यह अब बढ़ाकर ये 1986 में क्या कर दिया गया? 10 वर्ष। और इसको रजिस्ट्रेशन वाले को कितना कर दिया? पहले 6 महीने थे, बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 वर्ष। और जो 5 वर्ष था उसको बढ़ा के 10 वर्ष कर दिया, ठीक है। और ये जो अधिनियम है 1986 भारतीय संशोधन अधिनियम, ये जम्मू कश्मीर में भी और असम में भी ये लागू होता है। असम के लिए कुछ स्पेशल है, कुछ प्रोविजन है, उसके नागरिकता के लिए कुछ क्या है? अलग प्रोविजन है। और जम्मू कश्मीर के लिए था। अब जो भी थे पहले, जो भी इसके प्रोविजन थे, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। जो भी होगा अपडेट, यहाँ पे तो अपडेट है नहीं, तो जम्मू कश्मीर वाले के बारे में हम लोग चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसके नीचे में जो भी दिया है, अच्छा अभी भारतीय नागरिकता का अंत भी देख लेते हैं। कोई भी इंसान भारतीय नागरिकता नहीं रखना चाहता है तो उसके लिए वो क्या कर सकता है? मान लो भारत का नागरिक नहीं कहलाना चाहता है, किसी और देश की नागरिकता उसको प्राप्त करना या किसी और देश के नागरिक कहलाना चाहता है तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा? पहला है भारतीय नागरिकता का परित्याग करने से वो आए और सीधे नागरिकता क्या कर दे? भारत की नागरिकता वो त्याग कर सकता है। डायरेक्ट कैसे त्याग कर सकता है? या कोई एप्लीकेशन दे दे, त्याग हो जाएगा उसका। किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ले, ये तो हम लोग पढ़े कि अब किसी अन्य देश की नागरिकता अगर से स्वीकार कर लेता है तो अनुच्छेद 9 के तहत ऑटोमेटिक को क्या हो जाता है? भारत की नागरिकता खो देता है। तो अगर भारत की नागरिकता खोना है तो किसी और देश की नागरिकता ले लो, ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा ना, कि भारत की नागरिकता उसके पास नहीं रहेगी। सरकार द्वारा नागरिकता छोड़ देने पर, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, सरकार अगर नागरिकता छीन ले किसी का
बोले कि तुम यहाँ का है ही नहीं, सरकार अगर छीन ले तो भारत का नागरिकता, या तो वो खुद भारत का नागरिकता छोड़ दे, दूसरा किसी और देश की नागरिकता ले ले, या तीसरा सरकार उसे छीन ले। इस 3 कंडीशन में भारत की नागरिकता कोई भी व्यक्ति छोड़ सकता है। तीनों कंडीशन में उसकी नागरिकता नहीं रहेगी। यहाँ पे जम्मू कश्मीर राज्य से रिलेटेड है ना, ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर वाले राज्य से जो भी रिलेटेड है, इस पॉइंट को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये सभी नियम क्या होगा, कुछ ना कुछ इसमें फेरबदल हो चुका होगा। तो नए एडिशन में अगर इसके बारे में कुछ लिखा होगा तो उसको हम देखेंगे। अभी के लिए क्या है, इसको नहीं पढ़ते, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जितना ही मैंने ये बताया इसको ठीक से रिमेम्बर कर लें। अनुच्छेद 5 से 11 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, इतना कम से कम याद कर लो कि भारतीय नागरिकता किसमें है, भाग 2 में है। और भाग 2 में कौन कितने अनुच्छेद हैं, 6 हैं। कहां से कहां तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार है, और अनुच्छेद 4 से 1 तक, जो मतलब 1 से 4 होगा ना, इसमें क्या है, भाग 1 है, जो कि बताता है कि राज्य और संशासित प्रदेश के बारे में बताता है। भारत में कितने राज्य हैं और कितने संशासित प्रदेश हैं, इनके बारे में चर्चा करता है हमारा अनुभाग 1, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है। 5 से 11 नागरिकता है, और 12 से 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार है, हमारे मूल अधिकार है। नागरिकता याद कर लो। और ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी नागरिकता अधिनियम 1955, ये याद रखना, नागरिकता अधिनियम 1955 होता है। इसमें बहुत बार संशोधन हुआ है, और एक इंपॉर्टेंट संशोधन है नागरिकता अधिनियम संशोधन 1986 का। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।